नमस्कार, मैं आदर्श श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहली बात कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल दो पॉलिसी से हम लोग करते हैं। एक हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी और एक हो जाती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है? फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाती है और ये साल में कितनी बार आता है? एक बार। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बजट। ठीक है, साल में एक बार आता है, इसको हम लोग कहते हैं बजट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल होता है। तो फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल का मतलब ये है कि इसमें दो चीजें चेंजेस की जाती है, एक सब्सिडी की और दूसरा टैक्सेशन की। ठीक, जो साल में एक बार तय होता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट को कितना देना है और टैक्सेशन कितना रखना है। जबकि अगर मान लीजिए कि साल के बीच में महंगाई बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आरबीआई का काम है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और ये साल में कम से कम कितनी बार आएगा? तो कम से कम 4 बार आएगा और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे ये 4 बार लाते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर के बीच में 90 दिन का डिफरेंस होता है। यानी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में 90 दिन का डिफरेंस होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। ये बनी थी साल 2016 में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य, इसमें से 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के और 3 सदस्य होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 3 सदस्य को। ठीक है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करना है या नहीं करना है। अब देखिए, चेंजेस का मतलब क्या है कि देखो, छोटी सी बात है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग करते क्या है, आरबीआई करती क्या है? तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई उसको मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कम करने की कोशिश करेगी, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि जो एक शब्द का यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम। आरबीआई इस शब्द का यूज करती है कि मार्केट में मनी सप्लाई ना ज्यादा बढ़ने पाए और ना ही कम होने पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसके कितने टूल होते हैं। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल होते हैं। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव टूल और एक हो जाएगा क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल की, तो क्वालिटेटिव टूल के अंदर आरबीआई मोरल सुएशन का काम करती है। किसका काम करती है? मोरल सुएशन का काम करती है। और मोरल सुएशन के अंतर्गत आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बैंकों को प्रेशराइज करेगी। प्रेशराइज का मतलब यहां पर यह है कि अगर आरबीआई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर एसएलआर में कोई भी चेंजेस करती है तो आरबीआई बैंकों को फोर्स करेगी कि भाई आप भी अपना जो लोन आप देते हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह कम करिए। बैंकों को प्रेशराइज करेगी।
बैंकों के लिए क्या करेगी, बैंकों के लिए गाइडलाइंस इश्यू करेगी, ठीक, ये आरबीआई के मोरल सुएशन का पार्ट है। इसके अलावा आरबीआई राशनिंग ऑफ क्रेडिट का यूज करती है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब इसको बड़े सिंपल शब्दों में अगर समझें राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होती है, तो देखिए बैंक वाले क्या करते हैं कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दे देते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दे दे तो अदर सेक्टर के लिए लोन बचे ही ना, इसलिए आरबीआई क्या करेगी, एक क्रेडिट को कंट्रोल करेगी। यहां पर राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट को कंट्रोल करिए कि भाई आप कॉर्पोरेट सेक्टर को इतना लोन दो, एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना लोन दो, एजुकेशन सेक्टर को इतना लोन दो, है ना, तो वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और ये सब कुछ क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आता है। जबकि हम बात करें क्वांटिटेटिव टूल की, तो क्वांटिटेटिव टूल में किसकी बात होती है, तो रेट की बात होती है। रेट को आरबीआई या तो वो चेंज करेगी या फिर वो अनचेंज करेगी। जैसा कि मैंने बताया ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मनी सप्लाई के ऊपर, मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है। तो ये भी अब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक जिससे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा, और इसके अंदर दो आ जाएंगे, सीआरआर और एसएलआर। जबकि एक हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगे आपके एलएएफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा आ जाएगा आपका एमएसएफ, और एक आ जाएगी आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए सीआरआर, सीआरआर क्या होता है, तो सीआरआर होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए सीआरआर होता क्या है, देखिए जब आरबीआई एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट कब बना था, तो आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। तो आरबीआई एक्ट के 1934 के सेक्शन 42(1) में ये बोला गया है कि सीआरआर इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट बैंक्स हैव टू कीप विथ आरबीआई इन ओनली कैश। देखिए सीआरआर क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक अपना डेली पूंजी का कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास रखती है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीआरआर। अब यहां पर देखो कितना चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि रेट कितना चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी। और इस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो सीआरआर का रेट डिसाइड किया हुआ है वो इस समय चल रहा है, मतलब करंट सीआरआर जो चल रहा है, करंट सीआरआर वो चल रहा है 3%, ठीक है। 3% का मतलब ये कि जहां पर देखो जैसे मान लो कि एसबीआई है, तो एसबीआई का जो एनडीटीएल आ गया, एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, जो बैंकों के कासा और राफा के इक्विवेलेंट माना जाता है। कासा राफा का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। जो बैंकों के पास डेली का पूंजी आ रहा है उसका कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास रखना है। तो मान लेते हैं कि एसबीआई का एनडीटीएल आ गया 100 करोड़ रुपया एक दिन का, तो सीआरआर कितना है, तो सीआरआर इस समय चल रहा है आपका 3%, तो 100 करोड़ का कितना हो जाएगा, 3 करोड़, ठीक है। तो इस हिसाब से अलग अलग दिन का निकालते हैं। और फोर्टनाइटली यहां पर फोर्टनाइटली का बैंकों में मीनिंग्स होती है 14 दिन। तो 14 दिन के बाद ये पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया जाता है, ठीक है, ये पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे, ठीक है, ये कहलाएगा सीआरआर। दूसरा हो जाता है आपका एसएलआर। तो एसएलआर क्या होता है, देखिए एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये कि जब हम सीआरआर की बात कर रहे हैं, किसकी, सीआरआर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पैसा कैश के फॉर्म में जमा करते हैं। जबकि एसएलआर जो है वो लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के
सेक्शन 24 इसके अकॉर्डिंग बैंक अपने पास उसको मेंटेन करती है, किस फॉर्मेट में? जो कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस फॉर्मेट में बैंक उसको अपने पास मेंटेन करती है। तो करंट एसएलआर कितना चल रहा है? तो करंट एसएलआर चल रहा है आपका 18%। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की, जो सीआरआर और एसएलआर होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका सबसे पहला क्या आपको मिल रहा है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका आएगा LAF, रेपो रेट। देखो LAF क्या होता है? तो LAF होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का मतलब कि डेली बेसिस पे आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है, और ये काम रेपो रेट के जरिए ज्यादा किया जाता है। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स कुड बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, यानी कि जिस रेट पर बैंक वाले आरबीआई से लोन लेते हैं उसी रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। अब जरा ध्यान देना कि करंट रेपो रेट कितना चल रहा है। करंट रेपो रेट कितना चल रहा है? तो 5.25% इस समय ये चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि बैंक वाले हैं, बैंक वाले जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेंगे, ठीक है, उसी रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसमें क्या होता है? बैंक वाला क्या करता है कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास कोलैटरल रखता है, और ये काम 90 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया था कि 90 दिन के लिए होता है। 90 दिन के लिए वो पैसे उधार लेता है, और जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देगा यही कहलाता है रेपो रेट। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं रेपो की, तो रेपो क्या है? व्हाट इज मीन रेपो? रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन। द टर्म रेपो मीन्स रीपरचेज ऑप्शन। अब यहां पर किस चीज का रीपरचेज हो रहा है? तो रीपरचेज का मतलब यह हुआ कि आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास रखती है 90 दिन के लिए, और 90 दिन के बाद बैंक वाले अपनी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? रीपरचेज करेंगे। रीपरचेज करेंगे तो पैसा देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी घड़ी आपके पास गिरवी रख दी 90 दिन के लिए, और मैंने आपसे 2000 रुपए ले लिए। अब 2000 रुपए जो मैंने आपसे लिए हैं, 90 दिन के बाद मैं अपनी ही घड़ी आपसे खरीदूंगा और एक इंटरेस्ट के साथ आपको मैं पैसा दूंगा, और जो इंटरेस्ट दूंगा यही कहलाएगा क्या? रेपो रेट। ठीक है, अब बात क्लियर है? तो अभी आरबीआई का कितना चल रहा है? 5.25% इस समय चल रहा है। इसका मतलब कि बैंक वाले आरबीआई से 5.2% पैसा ले रहे हैं। अब अगर आरबीआई इस रेट को कम कर दे तो इससे मार्केट पे क्या असर होगा और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो जरा समझो कि अभी चल रहा है 5.25%, अगर आरबीआई इसको 5% कर दे तो इससे क्या होगा कि बैंक वाले को सस्ते दर पर लोन मिलेगा, और बैंकों को अगर सस्ते दर पर लोन मिला तो हमको पैसा कहां से मिलता है? बैंक से। हम लोन कहां से लेते हैं? बैंक से। तो हमको भी पैसा सस्ते दर पर लोन मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है, वो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो हम लोग दुनिया भर का लोन ले लेंगे, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, दुनिया भर का लोन ले लिया, और मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम क्यों किया था? कि आरबीआई को पता था कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या है? कम है। तो अगर लिक्विडिटी को बढ़ानी है तो आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को कम कर दिया। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि आरबीआई 90 दिन का ये मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है। 90 दिन के बाद अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है और इससे इन्फ्लेशन हो गया है, तो क्या करेगी आरबीआई? इस रेपो रेट को जो कम है इसको बढ़ा देगी। ठीक,
अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैंक वाले को महंगे दर पर लोन मिलेगा और फिर हमको भी महंगे दर पर लोन मिलेगा, और हमको महंगे दर पर लोन मिलेगा तो मतलब हम लोन लेना कम कर देंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो ये काम होता है आपका रेपो रेट में। अब दूसरा चीज है रिवर्स रेपो रेट। तो देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इसमें आरबीआई बैंकों के एक्सेस मनी को अपने पास रिजर्व करती है और उनको जिस परसेंट पे देती है पैसा, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो देखो करंट रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35% चल रहा है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया बैंक है और ये आरबीआई है। रेपो रेट पे क्या होता है कि बैंक वाले आरबीआई को पैसा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है कि बैंकों के एक्सेस मनी को आरबीआई ले लेती है और उनको वापस पैसा देती है, और जिस दर पर देती है उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो 3.35% इस समय चल रहा है। इसका मतलब ये कि रेपो रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट चल रहा है 5.25% और रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, तो 3.35%। दोनों को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1.90% आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा है। देखो जितना अंतर रहेगा वो आरबीआई का उतना प्रॉफिट रहता है, इसलिए हमेशा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में डिफरेंस रखा जाता है। ठीक है, अब क्या आरबीआई अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेगी? नहीं, आरबीआई अपना प्रॉफिट किसको दे देगी? गवर्नमेंट को दे देगी। आरबीआई अपना प्रॉफिट गवर्नमेंट को दे देगी। ये बात कहां पर लिखी गई है? ये बात लिखी गई है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में। ठीक है, कहां पर? आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 में लिखा हुआ है कि आरबीआई अपना सरप्लस अमाउंट किसको दे देगी? गवर्नमेंट को दे देगी। अब एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास रखेगी? नहीं, वो पैसा गवर्नमेंट यूज करेगी कहां पर? बजट बनाने में, और जब बजट बन जाएगा तो फिर वही पैसा कहां आ जाएगा? हमारे पास। ठीक है, वही पैसा कहां आ जाएगा? हमारे पास। और हम पैसा कहां से लेते हैं? बैंकों से। बैंक पैसा कहां से लेती है? आरबीआई से। आरबीआई का पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या बनाती है? बजट। दैट इज कॉल्ड मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट, और यही सिलसिला चलता रहता है। इसी मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट में, इसी मार्केट में पैसा बाहर से आ जाएगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बाहर से कहां से आएगा? या तो गवर्नमेंट क्या करे, देश के अंदर खूब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो बाहर से पैसा आएंगे, या फिर गवर्नमेंट जो पैसा उधार पे ले रही है, आईएमएफ से ले रही है, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, तो वो पैसा बाहर से आ रहा है, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, हमें फायदा कब है? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? एक्सपोर्ट करें। क्लियर है बात? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब इसके अलावा बताते हैं आपको एमएसएफ हो जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखिएगा, ये जो फैसिलिटी है ये आरबीआई कब लाई थी? सन 2011 में। सन 2011 में ये फैसिलिटीज लाई गई थी। इसका मतलब ये है कि जब बैंक वालों को आरबीआई से एक दिन के लिए पैसा चाहिए, देखिए रेपो रेट पे कितना है? 90 दिन, एमएसएफ पे एक दिन की बात होती है। एक दिन के लिए जब पैसा चाहिए तो वो एमएसएफ रेट पर लेती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज पे लेती है, और ये इस समय कितना चल रहा है? तो ये इस समय चल रहा है आपका 5.50%। ठीक है, ये इतना चल रहा है, और ये रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक, कितना ज्यादा होगा ये आरबीआई के हाथ में है, आरबीआई तय करती है कि एमएसएफ कितना ज्यादा रहता है। क्लियर है? इसके बाद बताते हैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है कि ये पूरी तरह से इसमें क्या होता है, ऑक्शन होता है। ऑक्शन किस चीज का होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। जब आरबीआई एक मार्केट लगाती है, आरबीआई इस मार्केट को कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या होता है, सेल होता है और परचेज किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज किया जाता है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो इस मार्केट में जितने भी बैंक्स वाले हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो बैंकों का पैसा कहां गया, आरबीआई के पास। जब बैंकों का पैसा आरबीआई के पास चला गया तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्या करेगी, परचेज करेगी। जब परचेज करेगी तो आरबीआई बैंकों को पैसा देगी, और जब बैंकों को पैसा देगी तो बैंक के पास पैसा आ गया तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो लोन का इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक। इसमें एक चीज और है कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। देखो, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, डियर मतलब महंगा, ठीक है। और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रही है तो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी, ठीक है। तो डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी इसको कहा जाता है। चीप मतलब सस्ता, यानी कि लोन का इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया तो हम लोग ज्यादा लोन ले लिए, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये चीज मैंने आपको यहां पर बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी लाते क्यों है। तो सबसे पहली चीज कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कौन बनाता है, एमपीसी बनाता है। कब आया एमपीसी, 2016 में आया। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने टूल होते हैं, 2 टूल होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जहां पे मोरल सुएशन की बात होती है, क्वांटिटेटिव जहां पर रेट की बात होती है। रेट भी 2 प्रकार से चेंजेस होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट में CRR/SLR और इनडायरेक्ट में LF रेपो रेट, MSF रेट एंड OMO रेट, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये चीज मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता दी, ठीक। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।